हेलो बच्चों, मैं कुमार सर आज आप लोग को एन फैक्टर बताने के सीरीज में सेकेंड टॉपिक लेके आया मैं। ऐसे कंपाउंड का एन फैक्टर बताएंगे जिसमें एक कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस होता है। इट मीन्स हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर किसी कंपाउंड का एन फैक्टर निकालना सिखाएंगे। और एन फैक्टर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास कोई कंपाउंड है जो डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है तो इसके लिए हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट, और ये कंपाउंड है आपका Cl क्लोरीन Cl2, और यहाँ पे हमने ले लिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा KCl3 और प्लस यहाँ पे बनाएगा KClO4, ये बनाता है प्लस H2O। हमें इसके अंदर ये देखना है कि इसमें से कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक कोई एटम केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस होता है। यहाँ हम वही चेक करेंगे कि रिएक्शन सबसे पहले डिसप्रोपोर्शनेशन है या नहीं है, इसके बाद इसका हम एन फैक्टर निकालना सिखाएंगे। बेटा सबसे पहले इस क्लोरीन का देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकाल के देखें तो +5 है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम देखें तो ये क्लोरीन है, और क्लोरीन से इस क्लोरीन के बीच में अगर देखें, क्लोरीन से इस क्लोरीन के बीच अगर हम देखें तो क्लोरीन 0 से 1, 0 से -1, सॉरी ये गलत लिखा था, ये हो गया -1, और यहाँ 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रही है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अगर हम यही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करके देखें इस क्लोरीन के ऊपर, तो एक क्लोरीन एटम यहाँ से 0 से +5 जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कितने का चेंजेस हो रहा है, तो दोनों के अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका एन फैक्टर हम निकालना चाहें तो क्लोरीन है, क्लोरीन से एक क्लोरीन का एन फैक्टर N1 आपका आता है 0 से -1, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना हो गया आपका 1 हो गया। और इसमें 2 क्लोरीन एटम है जो रिड्यूस हो रहे हैं, तो इनसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स एन फैक्टर क्लोरीन 0 से -1 जाने में कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से ऑक्सीडेशन में देखेंगे, एक क्लोरीन 0 से +5 जा रहा है, तो एन फैक्टर इस रिएक्शन के लिए N2 इक्वल होगा, चेंज जो हो रहा है ये हो रहा +5 -0, यानी 5 यूनिट का चेंज हो रहा। 2 क्लोरीन है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 क्लोरीन के लिए 10 हो गया। और हमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो एन फैक्टर जो होता है 1/n फैक्टर इक्वल हो गया 1/n1 प्लस 1/n2, ऐसे हो गया। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एन फैक्टर इक्वल आएगा n1 इंटू n2/n1 प्लस n2। इस हिसाब से अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो n1 की वैल्यू 2 थी और n2 की वैल्यू 10 थी। 2 इंटू 10/2 प्लस 10 ऐसे कर दिया। ऊपर बेटा हो गया 20, नीचे हो गया 12, तो रिजल्टेंट एन फैक्टर जो आया हमारा ये आ गया 5/3। 5/3 एन फैक्टर कितना आया, 5/3। इस हिसाब से अगर इसमें हम क्लोरीन का एन फैक्टर पूरे रिएक्शन में देखा जाए तो 5/2 हो गया। इस हिसाब से निकाल लें। अगर इस रिएक्शन में हमसे पूछता है कि क्लोरीन का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास
अपॉन n फैक्टर। इस रिएक्शन में क्लोरीन का इक्विवेलेंट जो होगा इसके मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, इट मीन्स 5/3 करेंगे और ओवरऑल हो जाएगा 3m divided by 5. This is the equivalent of chlorine for this reaction. तो बच्चों हम दूसरे एक एग्जाम्पल के साथ एक और एक्सप्लेनेशन देंगे n फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे पास एक और रिएक्शन है जस्ट लाइक एग्जाम्पल 2 और रिएक्शन है, हम फॉस्फोरस एसिड को अगर हीट करते हैं, सीधा फॉस्फोरस एसिड, देन ये बनाता है H3PO4 और नेक्स्ट कंपाउंड बनता है PH3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है। तो इस कंपाउंड में फॉस्फोरस एसिड के अंदर फॉस्फोरस है जो यहाँ से और यहाँ आने पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज करता है। पहले इसमें देखें H3PO3 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ +5 है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा, ये बात क्लियर हो गई। और फिर से हम सेम एटम का दूसरे कंपाउंड के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, दिस इज द रिडक्शन हो रहा है। अब हम देखेंगे चेंज कितना हो रहा, तो इसमें फॉस्फोरस एटम कितने हैं, 1 है, फॉस्फोरस एटम 1 है, +3 से +5 जाने में N1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5 इधर है और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का हो रहा, तो ये आ गया 2, यहाँ पे N1 की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो फॉस्फोरस +3 से -3 में जा रहा, तो ओवरऑल N2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा आपका 3 -3 करेंगे और यहाँ से n फैक्टर जो आएगा +6 आएगा, तो हमारा हो गया N1 की वैल्यू 2 आ गई और N2 की वैल्यू 6 आ गई। रिजल्टेंट n फैक्टर जो होगा बेटा ये आएगा आपका N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करें तो आएगा आपका 2 इंटू 6 अपॉन 2 + 6 ऐसा हुआ। और यहाँ देखेंगे तो ये आएगा 12 अपॉन 8 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3/4। तो n फैक्टर रिजल्टेंट कितना हो गया, 3/4। रिजल्टेंट आ गया आपका 3/4। और यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 निकालना चाहते हैं, देन इट बिकम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO3 डिवाइडेड बाय 3/4। दैट मीन्स ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO3 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 4। इसका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके हम देखेंगे n फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है, दिस इज द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम ले रहे हैं, ये सल्फर एटम है, सल्फर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाएगा आपका सोडियम सल्फाइड एंड प्लस Na2 सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। अगर ऐसी रिएक्शन दिया है इसमें एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, तब यहाँ से देखेंगे बेटा सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीडेशन एलिमेंटल स्टेट में 0 हो गया और यहाँ देखेंगे -2 है और यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया। अब यहाँ देखें
अगर सल्फर से इस सल्फर तक की बात करें तो 0 से -2 मतलब इट मीन्स दिस इज द रिडक्शन। रिडक्शन में N1 की वैल्यू देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माइनस 2 किया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। और सिमिलरली अगर हम इस सल्फर एटम की बात करें तो यहाँ पे 0 से +2 हो रहा था, N2 की वैल्यू हो गई आपकी 2। यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट एन फैक्टर कैलकुलेट करना चाहें तो N1 की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट N2 इज आल्सो 2, दैट्स व्हाई द एन फैक्टर रिजल्टेंट 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये हो गया बेटा आपका 4 अपॉन 4 इक्वल कितना आ गया 1। दैट मीन्स अगर हम इस रिएक्शन में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सल्फर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्फर अपॉन 1, इसके बराबर होगा। इस हिसाब से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कंपाउंड या सल्फर निकाल सकते हैं और एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बता सकते हैं। ऐसा फिर एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जस्ट लाइक आपके पास एक एग्जांपल आता है, ये आ गया आपका 4 एग्जांपल। 4 में बेटा हम एग्जांपल लेते हैं H2O2। H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है तो ये बनाता वाटर प्लस क्या बनाता O2 ऑक्सीजन बनाता। अब इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम चेंज कर देखें तो माइनस ऑक्सीजन जो होता पेरोक्साइड के अंदर -1 होता, वाटर के में ये -2 होगा और यहाँ पे ये 0 हो गया। तो हम ओवरऑल N1 N2 की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे देयर इज 2 ऑक्सीजन एटम एंड रिड्यूस, यहाँ पे बेटा रिडक्शन हो रहा है क्योंकि -1 से -2 में जा रहा। तो N1 की वैल्यू होगी, अगर -1 से 1 जा रहा दैट मीन्स 1 का एक्सचेंज हुआ, 2 ऑक्सीजन एटम है देन 2 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 2 आ गया। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन का यहाँ से और हम O2 के बीच में देखें तो -1 से 2, तो N1 की वैल्यू जो हो गई N2 की वैल्यू ये हो गई -1 से 0, दैट मीन्स चेंज इन ऑक्सीडेशन 1 और यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2। इस हिसाब से अगर हमारे पास N1 की वैल्यू आती है 1 और N2 की वैल्यू आती है N1 की वैल्यू आती है 2 और N2 की वैल्यू भी 2 आती है और रिजल्टेंट एन फैक्टर अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देते हैं N1 की वैल्यू आपकी है 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, रिजल्टेंट 4 अपॉन 4, दैट मीन्स ये 1 हो गया। रिजल्टेंट एन फैक्टर जो आपका बना ये आया 1 और यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट वेट आप H2O2 फाइंड करना चाहें तो ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ पेरोक्साइड निकाल सकते हैं। इस हिसाब से हमने आपको सिखाया एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इस सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेटनेस मेथड सिखाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।